नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि खबर हल्द्वानी से है, जहां उत्तराखंड सरकार विभिन्न योजनाओं के लोकार्पणों के माध्यम से जनता को सौगात दे रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल जिले को आज 778 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी। हल्द्वानी के काठ गोदाम में रोडवेज वर्कशॉप, काठ गोदाम में बस टर्मिनल का शिलान्यास किया गया। गोलापार में ड्राइविंग स्कूल, नैना देवी मंदिर सौंदर्यीकरण सहित नलकूप निर्माण, सड़कों के सौंदर्यीकरण सहित हल्द्वानी और लाल कुआं की 2 बड़ी सीवरेज योजनाओं की सौगात दी है। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री और नैनीताल सांसद अजय भट्ट भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। हल्द्वानी हमारा पूरे कुमाऊं का द्वार है और जो योजनाएं आज जिनका यहाँ पर भूमि पूजन हुआ है, उन योजनाओं के टाइटल पर आने से आरटीओ कार्यालय है, प्रशिक्षण का कार्यालय है, यहाँ पर संभागीय जो आरटीओ का कार्यालय बाहर जाएगा और जो प्रशिक्षण केवल अभी एक स्थान पर होता था, अब वो हमारे यहाँ पर भी हो पाएगा। ड्राइविंग का भी जो है प्रशिक्षण यहाँ पर हो पाएगा। उससे निश्चित रूप से आने वाले समय में एक विकास का बहुत बड़ा काम यहाँ पर प्रारंभ होगा। इससे पर्यटन भी बढ़ेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, हर प्रकार से दृष्टि होगी और शहर के लोगों को सुविधा भी होगी पूरे कुमाऊं के क्षेत्र। महाशिवरात्रि के अवसर पर अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वनखंडी महादेव मंदिर के आंगन में लगे वार्षिक मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने वनखंडी महादेव की आराधना करते हुए प्रदेशवासियों और प्रदेश के लिए समृद्धि की कामना की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम धामी ने समस्त प्रदेशवासियों को शिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं दी। शिवरात्रि की मैं सभी हमारे क्षेत्रवासियों को सबको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। भगवान महादेव की कृपा सब पर बनी रहे, हमारे पूरे क्षेत्र पर, पूरे प्रदेश पर हर प्रकार से भगवान अपना आशीर्वाद बनाते रहे। सारी आने वाली संकट विपदाएं सब दूर सुख समृद्धि है। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प, एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प, भगवान महादेव की कृपा से वो आगे बढ़े। तो वहीं महाशिवरात्रि के शुभ दिन पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने परिवारजनों के साथ देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की जनता की खुशहाली की कामना की। साथ ही 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की भारतीय प्रचंड जीत की कामना की। आज शिवरात्रि का महापर्व है। टपकेश्वर महादेव मंदिर का एक अपना महत्व है। सैकड़ों वर्षों से क्या पूजा अर्चना होती है। एक समय ये था कि जो शिवलिंग है उसके ऊपर दूध टपकता था और आज भी जल शिवलिंग के ऊपर लगातार टपकता है। और भोले बाबा ऐसे बाबा हैं, ऐसे भगवान हैं जो सबसे पहले प्रसन्न होते हैं। आज मैंने भोला बाबा से आशीर्वाद मांगा है कि हे भोले बाबा, आज देश जिस गति से आगे बढ़ रहा है, एक बार मोदी जी फिर देश के प्रधानमंत्री बने। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राज्य के विभिन्न क्षेत्र में सराहनीय काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। 6 महिलाओं को स्मृति चिन्ह और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया, जिन्होंने अपने संघर्ष और साहस के चलते एक मुकाम हासिल किया है, जो दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि धामी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने का काम कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा लिए गए महिला उत्थान के फैसलों का असर भी दिखने लगा है। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने JICA के वित्तीय सहयोग से चलने वाली उत्तराखंड इंटीग्रेटेड हार्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की तीसरी हाई पावर कमेटी की मीटिंग की, जिसकी अध्यक्षता के दौरान इस प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन मैनुअल को अनुमोदन किया गया। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि इस प्रोजेक्ट के तहत किए जा रहे कामों को हाउस ऑफ हिमालयाज, NRLM, लखपति दीदी योजना, महिला स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जाए।
खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पौड़ी लोकसभा सीट से पूर्व दावेदार मनीष खंडूरी ने कांग्रेस पार्टी को झटका देते हुए पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस की इमारत जर्जर हो चुकी है और थोड़ी बहुत जो ईंट बची है वो अब निकल रही है। कांग्रेस की इमारत जर्जर हो चुकी है। अब थोड़ी बहुत जो ईंटें बची हैं वो उसमें से निकल रही हैं, गिर रही हैं। इसलिए अब ये मुझे लगता है कि कांग्रेस का ये भविष्य क्या है, ये इससे पता लग रहा है कि उसके सब नेता जिनको वो कहते हैं चुनाव लड़ेंगे वो छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को लगातार झटके मिल रहे हैं। इस बार कांग्रेस पार्टी को झटका कांग्रेस के ही युवा नेता पौड़ी लोकसभा सीट से 2019 में चुनाव लड़ चुके मनीष खंडूरी ने दिया है। मनीष खंडूरी ने अपने सोशल साइट पर पोस्ट डालते हुए लिखा है कि उनकी तरफ से पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया जाता है। और ये सब उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे सियासी दल अब एक दूसरे दलों की कमियों पर प्रहार करने की तैयारी कर रहे हैं। भाजपा ने जहां लोकसभा चुनाव के लिए 5 में से 3 सीटों पर अपने दावेदार उतार दिए हैं, तो वहीं विपक्षी दलों के नेताओं को भी अपने दलों में शामिल करने का अभियान शुरू कर दिया है। तो उत्तराखंड में मनीष खंडूरी ने कांग्रेस छोड़ दी है। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी के बेटे मनीष खंडूरी हाथ का साथ छोड़ गए, वो भी ऐसे समय जब उनका नाम पौड़ी सीट के पैनल में था। वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं और अब संभावित प्रत्याशी मनीष ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें भले ही 5 हो, लेकिन इन 5 सीटों पर घमासान इस कदर मचा हुआ है कि दिल्ली दरबार में भी फैसला होने में देरी हो रही है। कांग्रेस अभी भी ना तो प्रत्याशी घोषित कर पाई है और ना ही अपने नेताओं को जोड़े रखने में कामयाब हो पाई है। कांग्रेस के युवा चेहरे पौड़ी लोकसभा सीट से 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी मनीष खंडूरी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देकर साफ कर दिया कि उत्तराखंड कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं चल रहा है, क्योंकि ना तो सीनियर नेता चुनाव लड़ने के लिए हाँ बोल रहे हैं और ना ही युवा नेता पार्टी में टिक रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को अब चुनाव के बीच झटके पर झटके लग रहे हैं, जबकि भाजपाई कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं, ये कहते हुए कि अब उन्हें कांग्रेस पर तरस आने लगा है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई नेता नहीं बचा है जो चुनाव लड़ना चाहता है। जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का तर्क ये है कि मनीष खंडूरी का इस्तीफे की वजह कुछ और नहीं बल्कि पारिवारिक है। देखिए, पिछली बार कांग्रेस के गढ़वाल लोकसभा के जो प्रत्याशी थे मनीष खंडूरी, और आज उन्होंने कांग्रेस पत्र त्यागपत्र दिया है, इस बात का संकेत है कांग्रेस के अंदर अच्छे लोगों को ना तो कांग्रेस टिका सकती है और ना लंबे समय तक अच्छे लोग कांग्रेस में टिक सकते हैं। और यही कारण है कि आज मनीष खंडूरी जैसे जो एक प्रकार से सुलझे हुए राजनेता उन्हें कांग्रेस से त्यागपत्र दिया है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो अच्छी लीडरशिप है उसके अंदर भी मैसेज आने लगा है कि देश के विकास के लिए मोदी जी का जो योगदान है उसको नकारा नहीं जा सकता है। देखिए, ये अपना अपना विवेक है और कौन किस तरीके से किस बात को ले रहा है। और मुझे ये लगता है कि हम सभी जितने लोग पार्टी के जिम्मेदार पदों में हैं, हम लोग पार्टी हमारे पे इन्वेस्ट करती है और हम लोग जो भी हाईकमान का निर्णय है सभी उसका पालन करेंगे। ऐसा नहीं है कि हाईकमान कुछ कह दे और हम लोग मना कर दें। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी इतिहास रचने की उम्मीदें पाले बैठी है और इसके लिए पार्टी प्रदेश की आधी आबादी यानी मातृशक्ति को रिझाने की मुहिम में जुटी हुई है, जिसके चलते प्रदेश भर में नारी शक्ति के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनके जरिए बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव में महिला वोटर्स को साधने की कवायद में जुटी है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी के महिला सशक्तिकरण को लेकर सवाल उठा रही है। कांग्रेस नेता और पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत को पाखरो
पेड़ कटान मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत और तत्कालीन डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर किशन चंद को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार मिली है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि इन दोनों ने खुद को ही कानून मान लिया था और नियमों की उपेक्षा करते हुए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बड़ी संख्या में पेड़ कटवा दिए थे। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किशन चंद पर संगीन आरोप होते हुए भी वन मंत्री हरक सिंह रावत ने जबरन उन्हें डीएफओ नियुक्त करवाया था। साथ ही पूरा मामला नेता और नौकरशाहों की मिलीभगत का उदाहरण है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर मसूरी से है, जहां महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जसबीर कौर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर काली पट्टी बांधकर प्रदेश और केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। और 1500 रुपए एक काले रिबन बांधकर और हम सरकार का विरोध कर रहे हैं और हम महिला दिवस नहीं मना रहे, महिला दिवस का विरोध कर रहे हैं क्योंकि कहा जाता है कि महिला दिवस भाजपा सरकार महिला विरोधी सरकार नहीं चलेगी, आना होगा। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए राज्य के सभी 11,729 बूथ पर पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति कर दी है। इस बार पन्ना प्रमुख की मदद के लिए 4 से 5 कार्यकर्ताओं की टोली गठित की गई। वहीं पन्ना प्रमुख को टोलियों को केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां और योजनाओं की जानकारी से लैस करने का जिम्मा मिला। खबर पौड़ी से है, जहां अंकिता भंडारी को न्याय न मिलने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने पौड़ी श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगाया। ग्रामीणों का यह आरोप है कि सरकार की ओर से जो आश्वासन परिवार वालों को दिए गए थे आज तक पूरे नहीं हो पाए हैं। साथ ही अंकिता के परिवार की मदद कर रहे पत्रकार आशुतोष नेगी को भी फर्जी मुकदमों में फंसाकर जेल भेज दिया गया, जिससे इस केस को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में अब कांग्रेस पार्टी ने खोलकर अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की पैरवी करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि गढ़वाल दौरे के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने श्रीनगर में अंकिता भंडारी के लिए निकाली गई न्याय मसाल जुलूस यात्रा में शिरकत की और सरकार से राज्य की बेटी को न्याय दिलाने की मांग की। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर देहरादून से है, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर विपक्ष आंदोलनरत है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस पर जुबानी हमला बोल रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, अंकिता भंडारी हत्याकांड में सरकार ने सख्त जांच करने के निर्देश दिए थे। कानून ने अपनी जांच की, अपराधियों को सलाखों के पीछे डालने का काम किया। मामला कोर्ट में है और निर्णय कोर्ट को करना है, सजा कोर्ट को देनी है। लेकिन जिस तरीके से विपक्षी दल आक्रामक रुख अपनाए हुए है वह उनकी छोटी राजनीतिक सोच है। बेवजह जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं विपक्षी। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर पंच केदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तारीख घोषित कर दी गई है। आपको बता दें कि 10 मई को बाबा केदार के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। तो एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि कांग्रेस सूत्रों के हवाले से यह खबर आई है कि राहुल गांधी का वायनाड से चुनाव लड़ना तय हो गया है। ये सूत्रों के हवाले से यह जानकारी आई है। आपको बता दें कि राहुल गांधी का वायनाड से चुनाव लड़ना तय हो गया है और थोड़ी देर में कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट भी जारी हो सकती है। यहां तो थोड़ी देर में तो सूत्रों के हवाले से यह खबर आई है, जहां पर थोड़ी देर में कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है और 30 से 40 उम्मीदवारों की पहली सूची संभव है इसमें। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई है। हम आपको बता दें कि 10 राज्यों की 57 सीटों पर सीईसी में चर्चा हुई है और कुछ देर में ही इन नामों का ऐलान हो सकता है। तो कांग्रेस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि राहुल गांधी का वायनाड से चुनाव लड़ना तय बताया जा रहा है। ऐसा सूत्रों का कहना है कि थोड़ी देर में कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है।
और इस पहली लिस्ट में 30 से 40 उम्मीदवारों के नामों की सूची की भी संभावना बताई जा रही है। तो सूत्रों के हवाले से 10 राज्यों की 57 सीटों पर सीसी में चर्चा हुई है और कुछ ही देर में उन नामों का ऐलान हो जाएगा। 30 से 40 उम्मीदवारों की पहली सूची संभव है और इन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां थोड़ी देर में कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। 30 से 40 उम्मीदवारों की पहली सूची संभव बताई जा रही है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी का वायनाड से चुनाव लड़ना तय बताया जा रहा है और थोड़ी ही देर में इस बात की पुष्टि भी हो जाएगी। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर थोड़ी देर में कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है और इस लिस्ट में 30 से 40 उम्मीदवारों का नाम हो सकता है। इसी खबर पर हमारे सहयोगी नितिन चौधरी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। नितिन, कहा जा रहा है कि थोड़ी देर में कांग्रेस के 30 से 40 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो सकती है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आई है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, बिल्कुल बता दें कि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस की जो है लगातार बैठक पे बैठक चल रही है, क्योंकि उससे पहले बात की जाए तो कांग्रेस की तो लगातार उसमें जो है उनका यही कहना था, जब वायनाड की बात आई थी तो राहुल गांधी जो है चुनाव लड़ने को लेकर तय हो गए थे। लेकिन उसके बाद बात की जाए तो रायबरेली और अमेठी पे जो संशय है वो लगातार जो है बना हुआ था, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो है इंडिया वॉइस के और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अमेठी से भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि उससे यही देखा जाता है कि जो 30 से 40 की जो सूची है वो जो है अभी कुछ ही देर में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद तो जो है सूची जारी कर दी जाएगी। लेकिन उसके बाद लगातार जो संशय बना हुआ था वायनाड की सीट पर राहुल गांधी को लेकर और अमेठी की सीट पर, क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से खबर हमारे पास है कि आखिरकार राहुल गांधी जो हैं तो अमेठी से भी चुनाव लड़ सकते हैं। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जो पुराने सांसद हैं उन सांसदों को भी कांग्रेस कहीं ना कहीं रिपीट करेगी। और साथ ही वो भी देखा जा रहा है लगातार इसमें कि आखिरकार जिस तरीके से जो सूची जारी की जाएगी, सूची जारी होने के बाद और सूची जारी होने के बाद लगातार अपने प्रत्याशियों का नाम का ऐलान कांग्रेस करेगी। कुछ ही देर में कांग्रेस ऑफिस में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, राहुल गांधी भी उनमें जो है दिखाई देंगे और साथ ही जो मल्लिकार्जुन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो जो है सूची जो है जारी की जाएगी। नितिन, चूंकि बीच में ये खबर आ रही थी कि राहुल गांधी वायनाड से और अमेठी से दोनों जगह से चुनाव लड़ सकते हैं। वायनाड पे तो इस खबर की पुष्टि हो भी रही थी, लेकिन अमेठी से ये संशय लगाया जा रहा था और यही सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि इस पर भी चर्चा हो रही है। और कितनी देर में रिजल्ट आएगा, मतलब कितनी देर में पुष्टि होगी इस चीज़ की? देखिए, बिल्कुल बता दें कि जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर जो वायनाड की सीट थी उस पर जो है पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी को जो है वायनाड से कांग्रेस उतारेगी। लेकिन उसके बाद बात की जाए अमेठी की, तो अमेठी की जो बात चल रही थी राहुल गांधी को चुनाव लड़ाने के लिए, क्योंकि उससे जो है प्रियंका गांधी को भी जो है चुनाव लड़ाने के लिए जो है कांग्रेस उतार रही थी। लेकिन प्रियंका गांधी ने साफ मना कर दिया था उस समय चुनाव लड़ने से। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी कहीं ना कहीं अमेठी से भी जो है चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उसमें देखा जा रहा था वायनाड सीट जो है राहुल गांधी की एक ऐसी सीट है वो बिल्कुल सेफ सीट है, क्योंकि उसमें जो है साफ तौर राहुल गांधी जो है पहले से ही वायनाड से चुनाव जीतते हुए आ रहे थे। लेकिन उसके बाद लगातार यही पुष्टि हो रही थी और साथ ये भी कहा जा रहा था पहले कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन राहुल गांधी की तरफ से भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि राहुल गांधी जो है कांग्रेस का जो चुनाव लड़ेंगे वो जो है वायनाड से लड़ेंगे। लेकिन उसके बाद अमेठी की बात की जाए तो अमेठी से भी राहुल गांधी कहीं ना कहीं चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इसमें देखा जा रहा है लगातार जब कांग्रेस इस चीज़ को कह रही है और कांग्रेस के जो पुराने सांसद हैं कांग्रेस उन सांसदों को भी जो है जगह देगी इस लिस्ट के अंदर जो 30 से 40 की सूची जारी की जाएगी। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपने जो है कुछ नए चेहरों को भी जो है इस लिस्ट में जो है जगह देगी। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि आखिरकार इस तरीके से कांग्रेस लगातार जो मेहनत करे, क्योंकि राहुल गांधी लगातार जो है अपने कैंपिंग कर रहे हैं। और साथ ये भी देखा जा रहा था उस समय से लगातार जब राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी करना उससे, तो उसके बाद लगातार इसमें यही बना हुआ था कि आखिरकार राहुल गांधी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से भी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से यही ऐलान कर दिया गया है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि राहुल गांधी को जो है वायनाड से चुनाव लड़ना पड़ेगा। राहुल गांधी वहीं से उस सीट से चुनाव लड़ते आते हैं, क्योंकि पहले से लगातार राहुल गांधी जो है इस सीट से जो है सांसद थे और सांसद की सीट जो है पूरी तरीके से वो सेफ है। लेकिन उसके बाद बात की जाए तो अमेठी की, तो अमेठी में भी राहुल गांधी जो है चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से कांग्रेस और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं
वो भी मन बनाए हुए हैं कि कांग्रेस जो है अपनी पार्टी जो अमेठी की सीट को लेकर लगातार संशय चल रहा था कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर भी है कि राहुल गांधी अमेठी से भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन उसके बाद यही देखा जा रहा था लगातार वायनाड की सीट को लेकर, और जो पुराने सांसद है कांग्रेस उनको भी जगह देगी, क्योंकि पहले से ही लगातार यही संशय बना हुआ था कि आखिरकार जब सर्वे कराया जा रहा था तो उसमें यही देखा जा रहा था कि कुछ पुराने सांसद भी जो है नाराज चल रहे थे, लेकिन उन सांसदों को फिर से कांग्रेस जो है उसमें जगह देगी, जो नए चेहरे भी कहीं ना कहीं उसमें नजर आते हुए नजर आएंगे। जी नितिन, ये जो 30 से 40 प्रत्याशियों का जिक्र किया जा रहा है कि पहली सूची में 30 से 40 उम्मीदवारों का उनके नामों का ऐलान हो सकता है, इसमें कांग्रेस के वो कौन कौन से बड़े चेहरे हो सकते हैं, वो संभावित चेहरे हो सकते हैं जिनके नामों का ऐलान हो सकता है और पहली लिस्ट में उनका नाम हमें देखने को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल बता दें कि जिस तरीके से जो है कांग्रेस के जो नए चेहरे हैं उसमें जाकर लगातार जो है पहले जो है राहुल गांधी का भी नाम इसमें दिया गया था वायनाड से, लेकिन उसके बाद जो है कांग्रेस जो है और भी कुछ चेहरे हैं, क्योंकि इसमें देखा जा रहा था लगातार कि आखिरकार जो नए चेहरे होंगे उन चेहरों पर इसलिए मोहर लगा सकती है कांग्रेस, क्योंकि उसमें जो जीते हुए सांसद हैं, क्योंकि उनके जो सर्वे कराया गया था ग्राउंड जीरो से लेकर और उनके क्षेत्रों में जा के जनता से जब उस तरीके का देखा गया था, क्योंकि उसमें यही देखा जा रहा था कि जिसकी पोजीशन डाउन है उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है उसका टिकट काट सकती है। लेकिन उसके बाद जब कुछ सांसद जो नाराज चल रहे थे, उन जो पुराने सांसद है, क्योंकि उसमें जो सबसे पार्टी के करीबी जो है माने जाते हैं, लगातार इस चीज़ को देखते हो, साथ ही ये भी देखा जा रहा था कि आखिरकार कांग्रेस की जो सूची है वो कुछ ही देर में जो है आप 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है कांग्रेस ऑफिस में होगी। कांग्रेस ऑफिस के होने के बाद लगातार वो सूचियों का नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, क्योंकि लगातार कांग्रेस की जो तरफ से अभी जो है कोई प्रत्याशी का नाम का ऐलान नहीं हुआ, क्योंकि बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो है कांग्रेस ने अभी तक कोई अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। लेकिन सबसे पहले जो है कांग्रेस ने यही कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये डिमांड की थी कि आखिरकार राहुल गांधी को वायनाड से चुनाव लड़ना चाहिए, और साथ ही फिर अमेठी का भी जो जिक्र कर रहे थे कि सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि राहुल गांधी को अमेठी से भी चुनाव जो है कांग्रेस लड़ा सकती है, क्योंकि उसमें यही देखा जा रहा था लगातार कि कांग्रेस जो है पूरी तरीके से जो है अपनी सीट को बचा सके, क्योंकि गांधी परिवार की जो एक अहम सीट मानी जाती है, क्योंकि उसमें पहले जो है लगातार सोनिया गांधी भी लड़ते हुए चुनाव आ रही थी, लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस जो है उस सीट को गंवाना नहीं चाहती है, गांधी परिवार अपने खाते में उस सीट को लेना चाहती है। लेकिन उसमें अब यही है कि आखिरकार अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें जो है सारे नामों का ऐलान होगा, क्योंकि 70 सीटों पर जिस तरीके से चुनाव होना है ऐसा, तो उसमें 30 से 40 की जो लिस्ट की सूची है वो जारी अभी कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बता दिया जाएगा, और साथ ये भी बताया जाएगा कि आखिरकार वो कौन सा प्रत्याशी है जो चुनाव यहाँ पर लड़ सकता है। जी हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। अजीत, कहा जा रहा है कि 30 से 40 उम्मीदवारों की पहली सूची थोड़ी देर में जारी हो सकती है, सूत्रों के हवाले से ये खबर है, आपके पास क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? शुभम, बताना चाहूंगा, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं पूरी तरीके से कमर कर चुकी है, और इससे पहले बीते गुरुवार को ही कांग्रेस का जो है चुनाव समिति की जो बैठक है वो हुई थी, जिसमें कई नामों पर चर्चा की गई थी, और उसके बाद ये संभावना जताई जा रही थी कि आज या अगले 1 से 2 दिनों में जो कांग्रेस है वो अपने कुछ उम्मीदवारों की घोषणा जो है वो कर सकती है। और ऐसे में आज 7 बजे कांग्रेस की एक विशेष कॉन्फ्रेंस है, जिसमें ये संभावना जताई जा रही है कि कांग्रेस अपनी जो पहली लिस्ट है वो आज जारी कर सकती है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो चुनावी सरगर्मियां है वो तेज होती जा रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं जाए तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, तो कांग्रेस इस मामले में अब तक अभी पीछे रही है, और ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि आज कांग्रेस की जो पहली लिस्ट है वो जारी हो सकती है, जिसमें कई नाम जो है मसलन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ऐसे कई नाम है जो इस पहली लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। जी शिवम। अजीत, चूंकि राहुल गांधी का जिक्र किया जा रहा है कि वो वायनाड से लड़ेंगे या अमेठी से लड़ेंगे, हालांकि थोड़ी देर में जब उम्मीदवारों की सूची आ जाएगी तो इस बात की पुष्टि तो हो ही जाएगी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस राहुल गांधी को वायनाड और अमेठी दोनों जगह से चुनाव लड़वा सकती है, ऐसा इसको लेकर के कुछ आपके पास जानकारी? देखिए शिवम, बताना चाहूंगा, जो अभी तक सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो यही आ रही है कि जहां एक और वो पहले से ही वायनाड से सांसद हैं, तो वो पिछली बार अमेठी में चुनाव भी लड़ चुके हैं, और जो संभावना जताई जा रही है कि इस बार भी उन्हें फिर से दोबारा को अमेठी और वायनाड दोनों ही सीटों से चुनाव लड़ाने की तैयारी की जाएगी। हालांकि जैसा कि बताया गया कि कुछ ही समय में जो है वो घोषणा हो सकती है, तो ऐसे साफ तौर पर जो है कि कुछ समय में तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी, लेकिन आशंका यही जताई जा रही है कि राहुल गांधी को एक बार फिर से अमेठी और वायनाड दोनों ही संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ाने की तैयारी की जा सकती है। जबकि रायबरेली सीट जहां से अभी तक सोनिया गांधी जो है सांसद थी, वहां पर प्रियंका गांधी को उतारने की जो तैयारी है वो की जा रही है। फिलहाल देखना ये होगा कि
किन नामों की घोषणा होती है और कौन कौन से जो सीट है जो उनको कांग्रेस को दिए जाते हैं, वो फिलहाल अभी देखना बाकी होगा। जो कुछ ही समय में वो तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। जी शिवम। अजीत, चूंकि उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर कांग्रेस की नजर है, रायबरेली और अमेठी, तो अगर हम अमेठी का जिक्र कर रहे हैं कि थोड़ी देर में अमेठी में नामों का ऐलान हो सकता है, खास करके राहुल गांधी का, तो रायबरेली की सीट को लेकर के क्या प्रियंका गांधी का भी नाम ऐलान हो सकता है? क्योंकि बीच में खबर ये भी आ रही थी कि वो दमन और दीव से चुनाव लड़ेंगी, तो क्या फिर वो रायबरेली आएंगी या वो भी दोनों जगह से चुनाव लड़ेंगी? देखिए चलो बताना चाहूंगा, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया, अमेठी और रायबरेली वो सीट है जहां पर कांग्रेस का एक बड़ा लंबा जो रिश्ता रहा है। हालांकि पिछली बार अमेठी से कांग्रेस को जो हार जरूर मिली, लेकिन रायबरेली जहां से सोनिया गांधी को एक बार फिर से जीत मिली थी, और रायबरेली वो हॉट सीट में से एक मानी जाती है जहां पर कांग्रेस का पुराना रिश्ता रहा है। ऐसे में अब जब सोनिया गांधी ने साफ तौर पर इस तरीके सक्रिय राजनीति से जो साफ तौर पर कहा कि वो अब चुनाव नहीं लड़ने जा रही है, तो निश्चित तौर पर ये जो आशंका है वो तेज हो जाती है कि अब रायबरेली से जो चुनाव है वो कौन लड़ेगा। अब ऐसे में निश्चित तौर पर अजीत, एक सवाल मेरा और है, अजीत बस एक सवाल मेरा और है आपसे, ये कि ये जो 30 से 40 उम्मीदवारों के नामों की सूची थोड़ी देर में जारी होने वाली है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है, इनमें वो कौन कौन से दिग्गज नेता होंगे जिनको हमें देखने को मिल सकता है, और वो कौन से दिग्गज नेता होंगे जिनके नामों का इस बार पत्ता कट हो सकता है? देखिए मैं अगर बात करूं तो जिस तरीके से जो 30 से 40 उम्मीदवारों की जो घोषणा आज होने की संभावना है, उसमें सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा कि सोनिया राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो दिल्ली की जो 3 सीट जो इस समय है, जो जिसमें चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, इसमें भी अलग अलग नाम है, जिसमें अलका लांबा दूसरा जो बीजेपी से कांग्रेस में आए थे, इस बार नॉर्थ वेस्ट में कहीं ना कहीं जो उनकी दावेदारी वो अजीत आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ, और नितिन आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।